चलेगा जी, स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है और क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस 2020 और ये चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स और ये पार्ट नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। इसके पहले मैंने बाकी के सारे जो पार्ट नंबर फर्स्ट है वो अपलोड कर दिया है। आप ऊपर आई बटन आ रही है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, सो आपको यहाँ पे नोट्स अच्छा खासा मिल जाएगा। जिसको भी नोट्स चाहिए रहेगा इसी पूरे वीडियो का सेम एग्जैक्ट नोट्स आप लोग को मिलेगा। जिसको चाहिए रहेगा आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, या फिर मेल कर सकते हो। चलो, तो अभी इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा था, जैसे कि एप्लीकेशंस ऑफ हम लोगों ने यूसीएम देखा था। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि हॉरिजॉन्टल व्हीकल रोड, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी अच्छे से। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो के पार्ट में ये नोट्स हम लोगों ने अच्छे से प्रॉपर एक तरीके से देखा था। ठीक है, जिसको भी नहीं समझा होगा तो ये वाला वीडियो जाके अच्छे से देख लो, आपको प्रॉपर एग्जैक्टली अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को देखना है यहाँ पे दूसरा वाला एप्लीकेशन जो अपना मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका सेकंड एप्लीकेशन देखना है। तो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन चल रहा है और ये सेकंड वाला चल रहा है वेल और वॉल ऑफ डेथ। ठीक है, यानी कि आपने इसका नाम सुना होगा, वॉल या फिर वेल यानी कुआं का, और डेथ का मतलब कुआं यानी कि मौत का कुआं, ऐसा आपने कभी नाम सुना होगा। यानी कि आपने कहीं देखा होगा कि मतलब ऐसे एक सर्कस में आप गए रहोगे। ठीक है, तो सर्कस में एक ऐसी राउंडेड चीज होती है, समझ लो ऐसा यहाँ से और फिर ऐसा राउंडेड चीज फिर ऐसा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो राइडर होता है वो चल के और फिर यहाँ से पूरा ऐसा राउंड करके और फिर यहाँ से ऐसा निकलता है। ठीक है, तो ये चीज आपने देखी होगी। तो फिलहाल कुछ ऐसा ही यहाँ पर है, बट ये कैसा ऊपर के डायरेक्शन में और ये जो है ये ऐसा राउंडेड डायरेक्शन में नीचे की तरफ। आप स्पोर्ट्स वगैरह में ऐसा देखे रहोगे, मतलब ऐसा नीचे की तरफ राउंड राउंड एकदम वॉल। ठीक है, ऐसा एक कुआं जिसकी दीवालों में कोई आदमी चल रहा हो, समझ रहा है आपको, इमेजिन हो रहा होगा। जस्ट इमेजिन करना है क्योंकि डेरिवेशन है ये, और डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी एंड पेन लेके अपने साथ बैठिएगा जिससे कि आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ जाए। और प्लीज एंड प्लीज इमेजिन करिएगा, जो भी बोलूंगा वो चीज को आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अगर इमेजिन नहीं कर पाओगे तो आपको बिल्कुल भी डेरिवेशन नहीं समझेगा। और जस्ट फिजिकल चीजें जो आपके अगल बगल हमेशा होते रहती है ना, उन्हीं चीजों को आपको इमेजिन करना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो वेल और वॉल ऑफ डेथ अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो एक अपने आपके सामने एक बड़ी सी मतलब कुएं टाइप का बड़ा सा एकदम ऐसा समझ लो, या फिर समझ लो एक छोटा ऐसा घर जो कि राउंड राउंड है। ठीक है, गोल गोल उसकी दीवारें हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा स्क्वायर शेप में दीवार नहीं है, घर वैसा नहीं, बस राउंड राउंड है और उस वॉल में कोई चल रहा है। समझ है कि नहीं, कोई भी व्हीकल या फिर कोई भी चीज। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो समझ लो वो जो भी वेल या फिर वॉल है, ठीक है, उसका रेडियस है एक, उस वॉल का रेडियस r मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन व्हीकल। अब जो भी व्हीकल चल रहा है, समझ लो यहाँ पे व्हीकल है और ये राउंड राउंड ऐसा घूम रहा है। ये जो डॉट डॉट दिखाया है ये इसका पाथ है, यहाँ पे ऐसा घूम रहा है और ये इसका यहाँ पे बेस है। ठीक है, तो ये बीच में ऐसा गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, समझ लो ऐसा घूम रहा है, आपको इमेजिन जस्ट कंसिडर करना है कि ऐसा घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज है उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन सा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, रेडियस r मैंने बता दिया है। ठीक है, तो पहला फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये आपको एकदम ध्यान देना है कि नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई होता है, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन आप बोलोगे यहाँ तो एकदम ऐसा कुछ अलग ही जा रहा है, दूसरे एक्सिस में जा रहा है ये मतलब नॉर्मल रिएक्शन। तो एक बात आप इमेजिन कीजिए, अगर आप कोई भी हॉलीवुड मूवी या फिर फ्लैश वगैरह जैसी मूवीज है अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा कि अगर समझ लो मतलब जो कोई वॉल में अगर जब भागता है तो कैसा वो वर्टिकल हो जाता है, ऐसा हो जाता है इंसान। ठीक है, अगर नॉर्मल रोड में जाएगा तो ऐसा रहेगा, लेकिन जब वॉल में भागेगा तो टेढ़ा हो जाएगा। तो उसका सर कैसा रहेगा, इस साइड रहेगा, मतलब इस साइड नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। समझ रहा है आपको, मतलब समझ लो ये अगर वॉल है, ठीक है, तो ये सीधा इंसान थोड़ी भागेगा, इसमें इंसान का जो सर रहेगा, हेड रहेगा, वो टेढ़ा हो जाएगा ना। तो उसमें जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना वो एकदम अलग डायरेक्शन में लगेगा जिधर उसका हेड है। ठीक है, ये आपको समझ गया होगा, मतलब जिधर उसकी बॉडी है उसके टॉप में, बॉडी के ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो जो व्हीकल रहेगा, जो कार रहेगी, उसके ऊपर यहाँ पे समझ लो ये व्हीकल है तो इसके ऊपर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि इसका वेट, तो वेट हमेशा तो भाई अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। वेट जो mg है ये हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होता है और अर्थ हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमेशा चाहे कहीं भी समझ लो mg हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा, चाहे कुछ भी दुनिया का कोई भी डेरिवेशन देख लो, mg का डायरेक्शन हमेशा नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो ये अपनी बॉडी है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर और इसके इधर ये हो गया
अपना mg यानी कि वेट, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, वेट है, ठीक है। दूसरा फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये कार या व्हीकल कुछ भी चल रहा है तो इसके टायर और ये जो वॉल है उसके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। और ये एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड टू द वर्टिकल वॉल एंड द टायर, यानी कि जो वॉल है और टायर के बीच में जो भी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो रहा है तो वो यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, ये बात आपको समझना है, ठीक है। नाउ तो अब हमको क्या सीखने मिला, तो कभी भी अगर ये पॉइंट है और इसके ऊपर एक फोर्स, इसके नीचे ये दोनों फोर्स, तो ये दोनों फोर्स ऐसा होता है कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब ये और ये इक्वल फोर्स होगा, ठीक है। और अगर समझ लो इस साइड कोई भी फोर्स है और एक इस साइड फोर्स है तो ये और ये फोर्स इक्वल होते हैं, दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो। तो ये है अपना Fs, ये है mg, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में। तो ये आपको समझ गया होगा कि Fs जो है यानी कि फ्रिक्शनल स्टैटिक फोर्स और mg वेट, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये बात समझ गई होगी। और दूसरी बात आपको क्या समझना है, अब यहाँ पे एक चीज क्रिएट होगा, अगर कोई भी ये सेंटर है, यहाँ से एक बॉडी है, यहाँ से ऐसा कोई भी चीज रोटेट हो रहा है तो यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ रहेगा, समझ गया। तो अब यहाँ पे एक समझना है, जब ये राउंड राउंड घूम रहा है ना, मतलब एक जो बॉडी है वो बाहर की तरफ जा रही है ना, अगर ये वॉल नहीं होती तो ये व्हीकल कहाँ जाता, ऐसा घूमेगा अगर तो ये व्हीकल बाहर की तरफ थ्रो हो जाएगा, समझ आया कि नहीं, बाहर थ्रो हो जाएगा ना। और जब बाहर यानी कि आउटसाइड डायरेक्शन में जब फोर्स क्रिएट हो रहा है तो वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, समझ गया कि नहीं। और अंदर की तरफ इसमें कौन सा लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये रहेगा। मतलब इस साइड कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, कौन कौन बैलेंस कर रहा है, ये अपना नॉर्मल बैलेंस कर रहा है। यानी कि जैसे यहाँ पे Fs इक्वल था mg के, वैसे यहाँ पे नॉर्मल किसके इक्वल रहेगा, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। बट मैग्नीट्यूड की बात करूंगा मैं किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा, अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ हम वैल्यू लेते हैं, समझ गया। तो ये आपको अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। तो पहली चीज क्या थी, Fs स्टैटिक फ्रिक्शन जो फोर्स था वो mg की इक्वल था, और जो अपना मतलब नॉर्मल जो रिएक्शन है या फिर नॉर्मल रिएक्शन इसको बोलते हैं, इस फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mr ओमेगा स्क्वायर, ये जो अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स आप बोल सकते हो, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल साइड में फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स, ठीक है। और मैग्नीट्यूड की बात यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो n है ये mv स्क्वायर अपॉन r, मैंने कितनी बार ये बताया कि v इक्वल टू ओमेगा r लगाओ, जिसमें से आपको ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r निकाल लो, यहाँ से निकाल लो और ओमेगा की जगह में वैल्यू पुट कर दो v अपॉन r, तो mv स्क्वायर अपॉन r मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या देखना है यहाँ पे समझना, इसके पहले जब हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल वाला देखा था तो वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था न्यूटन को। रुको मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था न्यूटन को, देखो यहाँ पे जो ये न्यूटन बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो मतलब नॉर्मल रिएक्शन है उसको, तो यहाँ पे देखो ये Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर ये नेचुरल जो मतलब नॉर्मल रिएक्शन है ये अगर इंक्रीज होगा तो अपना फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होगा, समझ जाए कि नहीं, ये बात आपको समझ के लेनी थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, जो अपना फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो सकता है, समझ जाए कि नहीं, मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स कम रहेगा, लेस रहेगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम रहेगा तभी तो ये व्हीकल भाग पाएगा ना, अगर नहीं तो फ्रिक्शन लगेगा तो फिर व्हीकल की स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करेगी ऐसे कंडीशन में, ऐसे डेंजरस जगह में घूमने के लिए, मतलब दौड़ने के लिए, स्पीड में चलने के लिए, समझ गया कि नहीं। तो अगर किसी भी वॉल में अगर आप चलते हो तो भाई आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, और अगर फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स या तो न्यूटन, ये जो मतलब नेचुरल बोल रहे हैं बार बार, मतलब ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन के लेस रहेगी, समझ गया कि नहीं, या फिर इक्वल रहेगी, बट ये नॉर्मल रिएक्शन से ज्यादा नहीं हो सकती है। क्यों, अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो गया तो ये जो वॉल है, मतलब ये जो अपनी चीज है, जो भी ये व्हीकल है, ये दीवार से चिपक जाएगा ना, अगर ज्यादा हो गया तो। इसके लिए ये ज्यादा मतलब जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम रहना चाहिए इस जो अपने पास नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, Fs इज लेस देन और इक्वल टू, दोनों या तो कम या तो इक्वल, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो Fs इज लेस देन और इक्वल टू जो यहाँ पे म्यू है, म्यू यानी कि जो कांस्टेंट है, फ्रिक्शनल कांस्टेंट, ठीक है, और ये अपना जो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, ये बात आपको समझना है। नाउ Fs क्या है, Fs यहाँ से मिल गया mg इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस mv स्क्वायर अपॉन r, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अपने को मिल गया। फिर ना mg से ये जो स्मॉल m है ये मैं काट देता हूँ, और g इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस v स्क्वायर, देखो यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। फिर g, ये देखो यहाँ पे g बचा है, तो g इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस
फिर यहाँ पे mm कैंसिल, तो v बचेगा v स्क्वायर अपॉन r, ये आपको इजीली कैलकुलेशन कर रहे हो आप जस्ट और कुछ नहीं। फिर ये क्या हो जाएगा, ये r यहाँ पे जाएगा तो ये gr बन जाएगा अपॉन ये म्यू एस को मैं नीचे ला सकता हूँ तो अपॉन म्यू एस और इज लेस देन इक्वल टू v स्क्वायर। नाउ अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं v को अभी देखो कैसा ये यहाँ पे मतलब राइट हैंड साइड है तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो v हमेशा ग्रेटर है ना, देखो v स्क्वायर हमेशा ग्रेटर और इक्वल है, तो वैसे देखो यहाँ पे v हमेशा ग्रेटर और इक्वल हो गया। आप बोलना मत कि साइन के फिर चेंज हो गया, मतलब v की तरफ इसका फेस होना चाहिए, जो इसका फेस है वो v की तरफ रहना चाहिए, इसके लिए v की तरफ रखा है। बाकी इक्वल तो इक्वल रहेगा gr अपॉन म्यू एस, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया, जो वेलोसिटी है वो मिनिमम वेलोसिटी है ना, तभी तो देखो यहाँ पे लेस है, लेस मतलब मिनिमम है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी निकाला और v स्क्वायर का मतलब v के सामने मिनिमम लिख दिया और कुछ नहीं, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी है। और v की जगह में जो इसका है स्क्वायर रूट निकाल लिया, ये तो आपको पता ही है। तो जब v स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ पे रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस आ जाएगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपको क्या फॉर्मूला मिला कि v ऑफ या फिर मिनिमम वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शनल कांस्टेंट ये म्यू एस होता है और आर जी क्या है अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आर क्या है रेडियस ऑफ दिस वॉल, ठीक है। ये आपको समझ के रखना है। तो हमेशा जो मिनिमम वेलोसिटी होगी ना वो हमेशा इस वैल्यू से, इसको सॉल्व करोगे जब कभी भी आपको न्यूमेरिकल आएगा इसको सॉल्व करोगे तो इससे ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी है तो वो चीज जो व्हीकल होगी घूम पाएगा इसके अगल बगल, और अगर उससे कम इसकी स्पीड या वेलोसिटी है तो वो भाई इतना तेज नहीं घूम पाएगा, वो इस वॉल के नीचे ऐसा फट से गिर जाएगा। समझ गया कि नहीं। अगर इसको यहाँ घूमना है मतलब पूरे दीवार में गोल गोल घूमना है, फटाफट ऐसे सर्कल में घूमना है, ऐसे फटाफट घूमना है दीवार में, तो उसको जी आर अपॉन मतलब यहाँ पे जो रूट ऑफ आर जी या फिर जी आर लिखो अपॉन म्यू एस, इस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू लानी पड़ेगी। समझ गए कि नहीं, ग्रेटर ज्यादा वैल्यू, ये वी मिनिमम ज्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, तो ही ये यहाँ पे पॉसिबल है कि ये घूम पाए, ठीक है, वॉल ऑफ डेथ में घूम पाए। समझ गया। तो ये था अपना सेकेंड वाला एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। चलो अब बहुत मजा आएगा एग्जाम में, बोर्ड का सबसे प्यारा क्वेश्चन होता है ये, हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, व्हीकल्स ऑन बैंक्ड रोड या फिर बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। तो ये होता क्या है, देखो आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छे से डायग्राम नहीं दिया, मैंने यहाँ पे अच्छे से बता दिया है। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, समझ लो कि आप एक मतलब रोड में जा रहे हो और जहां पे ऐसा घुमाव आ गया, घूमना है अभी, ठीक है, मतलब आपको टर्न लेना है, ऐसा घुमाव रोड में आ गया, ठीक है। तो अब ध्यान देना अच्छे से, समझ लो ये रोड है, लेकिन जब घुमाव आएगा, घूमना अगर समझ लो नहीं आया, ऐसा हल्का सा देखो क्या होगा, तो समझ लो इस रोड को घूमना है, मतलब रोटेट करना है, मतलब समझ लो ये रोड है, इसमें व्हीकल ऐसे रोटेट करके जाएगी, ऐसे घूम के जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, अगर जब यहाँ से व्हीकल रोटेट कर रही होगी और यहाँ पे आएगी तो व्हीकल की स्पीड ज्यादा होगी, तो ये हो सकता है कि रोड से थ्रोन आउट बाहर हो जाए। तो ऐसा कंडीशन नहीं आनी चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, जो रोड बनवाते हैं वो क्या करते हैं, ये जो रोड होती है ना उसको हल्का सा नीचे से इस तरफ हमेशा हल्का नीचे से ऊपर उठा देते हैं। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये नॉर्मल रोड है, पर जब घुमाने का नंबर आया तो देखो हल्का सा ऊपर उठा दिया। ये रोड का लेवल है नीचे का और यहाँ के लेवल से देखो हल्का सा ऊपर उठा दिया है रोड को। समझ गया। तो इसको क्या बोल, अब ध्यान देना अच्छे से। तो फिर क्या, तो समझ लो ये अपना मेन लेवल था रोड का और ये रोड को हल्का सा उठा दिया, ठीक है। तो ये कितना उठाया इसको, समझ गया कि नहीं। तो ये बैंक किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैंक। ये जो हल्का सा रोड को प्लेन वाले जो मेन इसका रीजन था, यहाँ से जो भी रोड को हल्का सा उठाया है, यहाँ पे कुछ ऐसा हल्का सा फिक्स करके उठा दिया है, रोड को हल्का सा ऊंचा कर दिया है, हाइट में ला दिया है, इसको हम बोलते हैं बैंक, ठीक है। क्या बोलते हैं, बैंक्ड रोड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बैंक्ड रोड। समझ गया। तो अब भाई किसी न किसी एंगल से इसको उठाया रहेगा ना, किसी न किसी एंगल से 30 डिग्री के एंगल से उठाया रहेगा या फिर 40 डिग्री के एंगल से उठाया रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग। समझ गया। यानी कि कितने के एंगल से आप बैंक कर रहे हो, ठीक है। बैंक मतलब डिपॉजिट करना होता है, भरना होता है, ठीक है। बैंक मतलब आप रियल बैंक मत समझ लेना, बैंक मतलब रियल इंग्लिश वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को फिल करना, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज क्या, जैसे यहाँ पे एक व्हीकल है, ये मूव कर रहा है तो हल्का सा देखो बैंक किया हुआ है, तो अब ये व्हीकल कितना भी स्पीड से जाए तो ये थ्रोन आउट नहीं होगा रोड से, ये आराम से यहाँ से सेफ्टी के साथ ट्रेवल कर सकता है, इसकी स्पीड नॉर्मल आराम से ट्रेवल कर पाएगा। तो यही होता है बैंकिंग ऑफ जो रोड है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा रीड करोगे अच्छे से आपको समझ जाएगा, ठीक है। सम थीटा से हम लोग इसको किसी भी एंगल को बैंक करते हैं हॉरिजॉन्टल से एरिया में, ठीक है। और ये ऐसा रियल लाइफ में होता है, ये आपको पता है। और इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आराम से बैलेंस होता है, क्योंकि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस नहीं होगा तो थ्रोन आउट हो जाएगा ना, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर से अवे जाता है। अब सिंपल सी बात है, अगर समझ लो ये रोड ऐसा सर्कुलर पाथ में जा रही है, समझ लो यहाँ से ऐसा कोई भी मतलब व्हीकल जा रहा है, तो इसका सेंटर यहाँ पे रहेगा ना, तो ये इसके यहाँ पे ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। लेकिन अगर ये स्पीड में है तो ये अगर बैंक नहीं होगी रोड, तो रोड से सीधा ये ऐसा घूम के बाहर चला जाएगा, रोड से एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा फास्ट
है, मतलब तभी तो बाहर गया ना। इसके लिए एंगल को हम बैंक कर देते हैं और अपना जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। अगर रोड को बैंक कर दोगे यानी कि हल्का सा ऊपर उठा दोगे, जब घुमावदार कोई भी रोड आएगी, घूमने वाली रोड आएगी, वहां पे अगर आप किसी भी रोड को बैंक कर दोगे तो आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है बैंकिंग ऑफ का पूरा कंसेप्ट। अब हम इसको थोड़ा सा साइंस तरीके से देखो, ये हो गया कंसेप्ट, देखो कितना अच्छा सा, ये एक थोड़ी छोटी सी कार जा रही थी, तो देखो नॉर्मल इंसान तो इसको कैसा देखेगा, ऐसा देखेगा, ठीक है, कॉमर्स वाले इसको ऐसे देखेंगे, लेकिन साइंस वाले इसको ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ये बात को आपको समझ के रखना है। तो व्हीकल्स ऑन बैंक रोड, ये देखो अच्छा खासा मीम टाइप का बन गया आपको, ठीक है। तो यार बैंक रोड क्या होता है, अब यहाँ पे अच्छे से एक डेफिनेशन आप समझ लो। तो जो बैंक रोड होती है, डिफाइंड एज द फेनोमेनन, ये डेफिनेशन एग्जैक्टली आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में कहीं भी ऐसा जो डेफिनेशन है नहीं बताया है, ठीक है। तो डिफाइंड एज द फेनोमेनन इन विच द एज, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एज आर रेज्ड, देखो ये नॉर्मल रोड है और इसकी एज को हल्का सा रेज ऊपर किया है, रेज्ड फॉर अ कर्व रोड, कर्व करने के लिए हल्का सा स्लाइटली ऊपर उठा के कर्व कर दिया, समझ गया कि नहीं। तो ये आपको याद रखना अच्छे से, कर्व रोड अबव द इनर एज टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू दी व्हीकल सो दैट दे टेक अ सेफ टर्न, ठीक है, जिससे कि एक ऐसा प्रॉपर नेसेसरी एक कर्व प्रोवाइड करना रोड को फ्रॉम मेन बेस से, ठीक है, जिससे कि ये जो पूरा का पूरा व्हीकल है इसको प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि सेंटर के टूवर्ड्स जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर सेंटर के टूवर्ड्स, वो प्रॉपर इस पे फोर्स अप्लाई हो और ये जो व्हीकल है आसानी से एकदम टर्न ले सके। तो वो जो एंगल होगा ना, वो जिस भी एंगल से हम रेज कर रहे हैं इस व्हीकल को, उस एंगल को हम बोलते हैं, या फिर जो भी चीज हम कर रहे हैं उस एंगल को बैंकिंग ऑफ एंगल बोलते हैं या फिर एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं, और जितने के ऊपर से रेज किया उसको हम बैंक्ड रोड बोलते हैं, समझ गया। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि भाई जो फ्रिक्शनल फोर्स है, क्या भाई फ्रिक्शनल फोर्स भी तो व्हीकल को रोक सकता है ना, मतलब अगर समझ लो फ्रिक्शनल फोर्स टायर के बीच में और रोड के बीच में ज्यादा है तो फिर ये व्हीकल ज्यादा फास्ट जल्दी घूम नहीं पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करेगा, अगर रोड और टायर घिसेंगे एक दूसरे से तो फिर टायर जो अपनी कार है या फिर व्हीकल है जल्दी फास्ट भाग नहीं पाएगी, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है यहाँ पे आपको कंसिडर करना है, क्योंकि अलजेब्रा जैसा पूरा है, ठीक है। तो कंसिडर करना है कि फ्रिक्शनल फोर्स नॉट कंसिडर्ड बट नॉट एलिमिनेटिंग, आप एकदम जीरो भी नहीं मान रहे हो बट समझ लो यहाँ कंसिडर मत करो, भाई फ्रिक्शनल फोर्स तो है बट आप उसे जीरो मतलब ना समझो, एलिमिनेट कर दो, मतलब एलिमिनेट भी मत करो बट कंसिडर ही मत करो। जो भी समझ लो 50 का अगर आ रहा है आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स तो कंसिडर ही मत करो, रहने दो उसको, ठीक है। और जो बाकी का एयर रेजिस्टेंस, समझ लो हवा चल रही है तो भी अगर समझ लो यहाँ से रोड घूम के जा रही है और यहाँ से व्हीकल बाहर निकलने वाला है, मतलब एक्सीडेंट होने वाला है, तो यहाँ से एयर का रेजिस्टेंस भी हो सकता है ना जिससे कि व्हीकल को रोक ले, तो आपको एयर के रेजिस्टेंट को भी नहीं कंसिडर करना है, ठीक है। तो नाउ अब कौन कौन सी इस पे फोर्स अप्लाई होंगे व्हीकल पे, ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से कि भाई व्हीकल पे जब बैंक्ड रोड है, रोड बैंक्ड है, देखो ये मेन रोड है और यहाँ पे बैंक्ड है, जब टर्न आएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टर्न आएगा तब रोड बैंक्ड है, तो कौन कौन से फोर्स अप्लाई होंगे, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो देखो जो वेट है, वेट पहला mg, ये अपना पूरा व्हीकल है, वेट mg हमेशा नीचे रहेगा, मैंने पहले बताया, वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन अबव दी, जो अपना व्हीकल है इसके ऊपर, तो देखो ध्यान देना अच्छे से, रोड ऐसी है, रोड ऐसी है तो व्हीकल ऐसा है, ठीक है, ध्यान देना, व्हीकल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है व्हीकल ऐसा है, ठीक है, तो इसके ऊपर ऐसा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एन ऐसा लगेगा, और इसमें कैसा लगता, ऐसा लगता, तो आप इस पे और इस पे कंसीडर समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये व्हीकल का पूरा सीधा है तो ये इसके ऊपर लग रहा है जो अपना नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, ये बात ध्यान देना अच्छे से। दूसरी बात देखो जो कि परपेंडिकुलर है रोड को, ठीक है। दूसरी बात एन को, अब हमने इसको रिजॉल्व किया, अब आपने स्केलर वेक्टर चैप्टर में 11th में आपने पढ़ा था कि जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है ये रिजॉल्व कर सकते हो, तो जब रिजॉल्व करोगे इसको तो जो ऊपर का वर्टिकल साइड होता है, वर्टिकल साइड में हम लोग cos थीटा लेते हैं और जो बाकी का साइड होता है वहां पे sin थीटा लेते हैं, हमेशा याद रखना आपने। समझ लो आप यहाँ पे कोई भी चीज को रिजॉल्व कर रहे हो, ऐसा समझ लो इस x को रिजॉल्व कर रहे हो तो हमेशा इस साइड वाला जो रहेगा ना वो x cos थीटा आएगा और जो इस साइड वाला आएगा वो x sin थीटा आएगा। ये आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में सीखा था, वो चीज मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो बस अभी फिलहाल के लिए तो आप इतना इसे याद कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझे तो इतना पढ़ लो, जितना मैंने बता दिया इतने से आपके पूरे 12th का काम चल सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे x है तो x cos थीटा, ये x sin थीटा, रिजॉल्व कर दिया मैंने वेक्टर को। रिजॉल्व क्यों किया है, क्योंकि फोर्सेस को बैलेंस करना है, ठीक है। सारे फोर्स को बैलेंस करूंगा तभी तो प्रॉपर सेफ्टी होगी ना, समझिए, तभी तो रोड में से अच्छे से व्हीकल जाके ट्रेवल करेगा। तो इसके लिए ना जो n cos थीटा है वो बैलेंस कर रहा है वेट को। अब n cos थीटा ऊपर फोर्स है और नीचे mg है तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, अभी बताया था अपोजिट वाले बैलेंस करते हैं,
नाउ एन साइन थीटा क्या है, ये एन साइन थीटा इस साइड जा रहा है, बट इस साइड भी तो एक फोर्स होगा, तो इस साइड कौन सा फोर्स होगा, बैलेंसिंग फोर्स। बैलेंसिंग फोर्स कौन सा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ गया कि नहीं, तो ये बात आपको याद रखना है। या फिर रिजल्टेंट जो अगर इन साइड की बात करो तो रिजल्टेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स, बट आउटसाइड की बात करो तो कौन सा फोर्स बैलेंस हो रहा था, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो रहा था। अभी यहाँ पे दिखाया था मैंने, देखो यहाँ पे बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ गया, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस नहीं होएगा तो फिर यहाँ से क्या होगा, पूरा व्हीकल बाहर चला जाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर समझ लो यहाँ पे है इस रोड का, तो यहाँ से बाहर की तरफ रोड से कार चली जाएगी। बट अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो गया तो फिर नहीं जाएगा। तो इसीलिए कौन बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, कौन सा कॉम्पोनेंट, तो एन साइन थीटा कॉम्पोनेंट क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो ना अब वही जो ऊपर पढ़ा वही समझ लेते हैं। तो भाई अपना एन कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। फिर एन साइन थीटा बैलेंस कर रहा है cf को, तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला मैंने पहले पार्ट में बता के रखा है। फिर यहाँ से mv स्क्वायर अपॉन r कैसे आया, कहाँ से आया, v इक्वल टू ओमेगा r से आ गया, और कहाँ से आया बार बार बता चुका हूँ ना। अब क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे अपने को tan चाहिए, tan थीटा क्यों चाहिए मैं अभी आपको बताऊंगा। जस्ट एक सॉल्यूशन है, सॉल्व करने का एक तरीका। आप कॉट भी ला सकते हो, आप किसी को भी कैसा भी डिवाइड कर सकते हो, परफेक्ट आंसर आएगा, बस यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, याद रखना हमेशा करेक्ट आंसर आया करेगा। तो ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर r, और अपॉन में mg, mv स्क्वायर r अपॉन mg। ठीक है, तो एन एन कैंसिल, और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना ट्रिग्नोमेट्री आपको आता ही है कि tan थीटा होता है ये। और फिर यहाँ पे देखो ये m कैंसिल, और फिर v स्क्वायर अपॉन rg आ जाएगा। ये भी आपको अलजेब्रा आती है, समझ लो। अगर mv स्क्वायर अपॉन यहाँ पे r है और अपन mg है, तो इसके अपन में क्या है, 1 है ना। तो जब 1 है तो अपन में कुछ भी नहीं तो 1 ही रहेगा ना। तो फिर इसको कैसे लिख सकते हो, तो mv स्क्वायर अपॉन r, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ये mg हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये m कैंसल, v स्क्वायर ऊपर नीचे rg, तो v स्क्वायर ऊपर नीचे rg, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये आपको मिल गया मेन फॉर्मूला। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूले को आप एकदम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेंगी। तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, याद रखना है। अभी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से यूज होंगी। ठीक है, बहुत सारे केसेस सीखने मिलेंगे अभी आपको। ठीक है, स्पीड बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, स्पीड कम है तो क्या होगा, फिर सुटेबल स्पीड क्या होगी, मतलब हम कितने की स्पीड से ऐसे बैंक्ड रोड में चलें। ठीक है, या फिर कितने की बैंकिंग करनी चाहिए, कितने एंगल से इसे रेज करना चाहिए रोड को, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना। तो जो यहाँ पे थीटा है ना, ये कितना एंगल है ये आप फाइंड कर सकते हो। फिर कितने की वेलोसिटी, और r रेडियस है जो भी ये हॉरिजॉन्टल पाथ होगा। ठीक है, और g जो है अपना 9.8 वैल्यू एक्सीलरेशन है ग्रेविटेशनल। ठीक है, सो नाउ ये था बैंकिंग ऑफ रोड का सिंपल सा एकदम इक्वेशन। जस्ट आपको n साइन थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, n कॉस थीटा mg रिलेट करके डिवाइड करना है, tan थीटा में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एकदम याद रखना है, बहुत ही आसान सा तरीका था। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं दूसरे वाले की तरफ। तो यहाँ पे केसेस है। पहला, मोस्ट सेफ स्पीड, सबसे सेफेस्ट स्पीड कैसे आप बताओगे कि भाई चलो बताओ, अगर tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, ये अपना फॉर्मूला है जहाँ पे थीटा क्या है, ये बैंक, मतलब कितने के एंगल से आप रेज करोगे रोड को। ठीक है, फिर v क्या है, वेलोसिटी है, r और g नॉर्मल रेडियस और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो अब बताओ कि मोस्ट सेफेस्ट स्पीड कौन सी है। ठीक है, ये आप बताओ। तो कैसे बताओगे, सिंपल सी बात है, कंसिडर कर लो कि थीटा और r नॉर्मल फिक्स्ड है, मतलब थीटा और r एकदम फिक्स रहेगा, ये कभी चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा। मतलब जो रोड बनाएगा वो थीटा फिक्स रहेगा उसके लिए, और उसका रेडियस भी फिक्स रहने वाला है। सो फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg है। ठीक है, फिर v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, स्पीड निकाला ना अपने को, तो v से अपने को मतलब है, तो v इज इक्वल टू ये rg इधर जाएगा तो rg tan थीटा, और स्क्वायर रूट ले लूंगा तो v इज इक्वल टू रूट rg tan थीटा, और ये मोस्ट सेफेस्ट स्पीड है। ठीक है, अगर समझ लो आप रूट rg और tan थीटा, मतलब अगर किसी ने आपको समझ लो, मैंने बोल दिया कि 45 डिग्री से एंगल बैंक हो रहा है, 45 डिग्री से, r की वैल्यू मैंने बोल दिया रेडियस 5 मीटर है। ठीक है, और g तो 9.8 है, और यहाँ पे ये 5 मीटर है, और ये दे दिया अंदर ऐसा, तो रूट ऑफ 5 इंटू 9.8, और ये 10 45 1, ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे, जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो ये जो भी वैल्यू आएगी तो वो क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और अगर इतने की वेलोसिटी से अगर आप रोड में चलाओगे जो भी आपका व्हीकल होगा, तो
एकदम आप सेफ मोड में जा रहे हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। समझ गया? तो ये था पूरा साइंटिफिक प्रूफ। ठीक है, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई बताओ कि जो थीटा है इसको कितने की स्पीड से आप क्या मतलब बैंक करोगे मतलब कितने के मतलब एंगल से आप रेज करोगे रोड को। ठीक है, तो सिंपल सा वही सेम फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर RG, और आप अपने को क्या चाहिए थीटा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने बोला कि x sin थीटा ऐसा है, मैं बोला मुझे थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, अगर समझ लो कि मतलब x की वैल्यू 1 है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला कि बताओ चलो साइन थीटा कितना होगा, तो सिंपल सा है, मैं क्या करूंगा थीटा इज इक्वल टू ये साइन को इस साइड ला दूंगा, तो साइन इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? साइन इनवर्स, और 1 अंदर जाता है, और बाद में आप कर लो कि 1 जो होता है साइन 90 पे 1 होता है, फिर साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। समझ गया? तो ये ऐसे आप लोग ने अच्छा खासा मैथमेटिक्स से सॉल्व किया होगा। ठीक है, नहीं भी किया तो फिर से चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आप कैसे ये इनवर्स एंगल का ले सकते हो। ठीक है, कोई भी अगर एंगल पूछ लिया तो समझ लो आपके सामने यहाँ पे दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिया है, या फिर समझ लो x दे के रखा है x। ठीक है, मैंने बोला चलो बताओ, और x की वैल्यू 1 है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू ऐसा यहाँ पे 1 है, मैंने बोला मुझे थीटा का वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे थीटा इज इक्वल टू ये साइन इस साइड ले जाके और इसको ऐसा इनवर्स कर देने का, साइन इनवर्स, और जो यहाँ वैल्यू रहेगी वो 1। ठीक है, नाउ साइन इनवर्स और 1 क्या होता है, 1 साइन 90 पे आता है। ठीक है, और साइन कैंसल, और ये बन जाएगा 90, थीटा कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, तो वैसे ही आप कुछ यहाँ पे निकालोगे। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इधर, और v स्क्वायर अपॉन r, जो v दिया होगा आपको न्यूमेरिकल में, जो r दिया होगा, g दिया होगा, ये सब अच्छे से आप कैलकुलेट करो और थीटा की वैल्यू निकाल लो। समझ गया कि नहीं? ये एकदम आसान सा तरीका है। ठीक है, कितने की स्पीड से आप बैंक कर रहे हो ये चीज का। चलो नाउ अब हम लोग देखते हैं कि स्पीड की लिमिट क्या होगी। ठीक है, मतलब अगर समझ लो स्पीड की लिमिट आप कितनी रख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, सेफ मोड में अगर आप जा रहे हो और स्पीड बहुत धीरे है तब आप क्या करोगे, फिर भी अगर आप हल्का सा इंक्रीज करोगे स्पीड तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो जाएगी। तो वही स्पीड की लिमिट क्या हो सकती है, मतलब आप कितने की स्पीड से मतलब चला सकते हो। ठीक है, जो भी व्हीकल आपका होगा, तो अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट, ये सारी चीजें जो मतलब ट्रैफिक पुलिस होते हैं ये सारे यूज करते हैं। इनके जो व्हीकल्स जो भी चीजें होती हैं इनसे ये लोग इस्तेमाल करके मतलब ऐसा रोड को बैंकिंग करते हैं, रोड बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जो भी इंजीनियर्स होंगे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, वो यूज करते हैं सारे फॉर्मूलेस को। ठीक है, सो नाउ अपर स्पीड लिमिट मतलब, और फिर दूसरी लोअर स्पीड लिमिट, मतलब आप कितनी कम से कम स्पीड और कितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड पे जा सकते हो। तो सबसे पहले इस चीज को आप याद कर लो। कभी भी न्यूमेरिकल में अगर पूछा फॉर अपर स्पीड लिमिट द गिवन डेटा इज थीटा इतना, म्यू एस इतना, 10 मतलब जो भी सारी चीजें हैं, या आर की वैल्यू इतनी, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती है, ये सारा दिया है। सो व्हाट इज द मिनिमम स्पीड, ठीक है, यानी कि अपर स्पीड लिमिट क्या है। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करो कि एकदम अपर स्पीड लिमिट में मिनिमम पॉसिबल स्पीड है, मतलब कितनी आप मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ले सकते हो। ठीक है, ये आपकी अपर स्पीड लिमिट होती है। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला, ये मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है। अब देखो दोनों फॉर्मूले में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि बाकी तो कुछ नहीं, रूट ऑफ आर जी सब में सेम है, ऊपर tan थीटा, बगल में म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, ये भी सब में सेम है। बस फिर डिफरेंस किस चीज में आ रहा है, यहाँ देखो प्लस है और यहाँ माइनस है मैक्सिमम में ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है। ठीक है, और मिनिमम में क्या है, ऊपर माइनस नीचे प्लस है। बस आपको इतना याद करना है और सारा फॉर्मूला याद होगा, ट्रिक्स एकदम समझ गया होगा, माइनस नीचे प्लस। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछा भाई कि बताओ ये आया कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला फिक्स है। ठीक है, यही प्रूफ करना है आपको मैक्सिमम स्पीड और मतलब मिनिमम स्पीड के लिए, बट ये फॉर्मूला आया कैसे, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी, ये डायग्राम्स आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप समझ लो जल्दी में, पूरा अच्छे से तो नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और बस आपको ये फॉर्मूला ही सारे न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, पूरा थियोरेटिकली एग्जाम में कभी पूछेगा भी नहीं जल्दी। ठीक है, ये आपको समझ के रखना है नाउ, तो फिर आगे समझते हैं फिर भी। ठीक है, तो एक समझ लो जो स्पीड है ये मिनिमम स्पीड, देखो सेफ स्पीड क्या थी, अभी सीखा था कि रूट ऑफ आर जी tan थीटा निकाला, सेफ स्पीड है। तो फिर भाई कम स्पीड क्या रहेगी, मतलब इससे कम लाओ, अगर उसकी कम स्पीड में चलाओ, इस आर जी tan थीटा से कम चलाओ, तो जो भी स्पीड आएगी वो मिनिमम स्पीड होगी। समझ गया कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि जो अपना सेंट्रीपिटल फोर्स है वो n sin थीटा से कम रहेगा। समझ गया कि नहीं? तो ये चीज आपको समझ के रखनी है। सो नाउ यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं, mg fs sin थीटा प्लस n cos थीटा, यानी कि जो mg है इससे ये fs जो यहाँ पे sin
साइन थीटा है और प्लस एन कॉस थीटा, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, वैसे भी mg और इक्वल टू एन कॉस थीटा ही होएगा, बट इस बार क्या है एन कॉस थीटा, और जो mg है ये टायर की बात कर रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि इस रोड की बात कर रहा हूँ। ये रोड ये पूरा व्हीकल का यहाँ पे वेट है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ टायर की फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा हूँ। इसको रिजॉल्व किया है, इस फ्रिक्शन को रिजॉल्व किया, ये फ्रिक्शनल फोर्स को रिजॉल्व किया है एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी है यानी कि एन कॉस थीटा, और ये mg के इक्वल रहेगा, बट यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स रोड के अलोंग रहेगा। और जब यहाँ पे एफ आ जाएगा तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो हमेशा मैंने क्या बोला था कि उसके जो राइट साइड में इस एफ का अभी राइट साइड कौन सा रहेगा, ये रहेगा, लेफ्ट साइड ये रहेगा, तो राइट साइड वाला हमेशा कॉस थीटा, लेफ्ट साइड वाला हमेशा साइन थीटा, ये आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो अब ये एफ एस साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा दोनों किसके इक्वल रहेंगे, mg की, यानी कि जितना इस व्हीकल का वेट होगा उतना ही फोर्स अप्लाई हो सकता है। तो इसीलिए mg इज इक्वल टू एफ एस साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, ये दोनों, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ठीक है ना। सेकंड वाला कौन सा फोर्स है, यहाँ पे देखो ये एन साइन थीटा और जो अपना सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो ये सेंट्रीपिटल जो आउटसाइड में यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इज इक्वल टू एन साइन थीटा और माइनस एफ एस कॉस थीटा। इन दोनों को अगर माइनस कर देता हूं तो अपने को ये फोर्स मिल जाएगा, समझ है कि नहीं। इस साइड का फोर्स चाहिए तो इसमें से इसको माइनस कर दो, जो फोर्स बचेगा वो अपना कौन सा फोर्स होएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। बस इस चीज को याद कर लो, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना, इन दोनों को डिवाइड करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दो और आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ये आप खुद से सॉल्व करोगे और आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है, अच्छे से। बस मैं अभी यहाँ पे कितना बताया हूँ आपको, इन दोनों इक्वेशन कैसे आए, अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, और आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। जहां पे आपको v की वैल्यू निकालनी है, जो v1 है ये आपका मिनिमम वेलोसिटी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बाकी कुछ भी नहीं करना है, सीधे आपको फट से आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो आपको डिवाइड करने के बाद मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे सेम वैसे यहाँ पे अभी मैक्सिमम स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटर लेंगे, इस वैल्यू से ज्यादा आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सेम यहाँ पे mg इज इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ एन साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि भी हम लोग को मैक्सिमम स्पीड चाहिए, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करो इस इक्वेशन नंबर 1 2 को, और आपको ये इक्वेशन मिलेगा गारंटेड, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, दोनों को डिवाइड करके आप खुद से सॉल्व करोगे, आंसर गारंटेड आएगा, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एक अच्छे से पूरा सिर्फ इसी वाले डेरिवेशन का मैं अच्छे से सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। बट आपको खुद से एक बार जरूर ट्राई करना है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखो क्या है, ये जो लोअर स्पीड लिमिट थी, मतलब देखो अभी तो हम लोगों ने अपर स्पीड लिमिट की बात की थी, लोअर स्पीड लिमिट में क्या है, तो लोअर स्पीड लिमिट में कुछ भी नहीं है। मतलब देखो अगर समझ लो आप अपर स्पीड लिमिट में जाते हो तो आपको दो कंडीशन मिल रही थी, मिनिमम स्पीड या फिर मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। लेकिन अगर लोअर में जाते हो तो लोअर स्पीड लिमिट है, मतलब कम, यानी कि जो वेलोसिटी थी वो आपको कम होनी चाहिए रूट ऑफ आर जी टेन थीटा से, क्योंकि रूट ऑफ आर जी टेन थीटा तो सेफेस्ट स्पीड है, तो सेफेस्ट स्पीड से अगर कम स्पीड है मतलब वो क्या है, वो लोअर स्पीड लिमिट है। समझ गया कि नहीं आपको अच्छे से, तो ये बात ध्यान रखना। तो ना अब अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि सेफेस्ट स्पीड लिमिट क्या है, तो अभी बताया था v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ये सेफेस्ट स्पीड लिमिट होती है। बट अगर इससे कम है तो वो क्या है, लोअर स्पीड लिमिट है। अगर ये इससे कोई भी ज्यादा है तो वो क्या है, अपर स्पीड लिमिट है। इसकी जो भी वैल्यू समझ लो 5 आया तो 5 से ज्यादा चलाओगे तो अपर स्पीड लिमिट है, 5 से कम यानी 4 में चलाओगे तो लोअर स्पीड लिमिट है। समझ गया कि नहीं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे लोअर स्पीड लिमिट में क्या होगा, जब आप ये पूरा रीड करोगे ना तो कुछ नहीं, बाकी वही बताया कि एन कॉस थीटा अपवर्ड, ये पूरा जो व्हीकल है उसके ऊपर, एन कॉस थीटा सेंटर के टूवर्ड्स, जो अपना बाकी का एफ एस कॉस थीटा है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हमने रिजॉल्व किया, mg वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, यही यहाँ पे लिख के रखा है आपके टेक्स्ट बुक में भी। मैं उस चीज को बार बार नहीं बताऊंगा, बस आपको सिंपल समझना है कि लोअर स्पीड लिमिट के लिए इससे अपना कम स्पीड चाहिए, ठीक है। ये बात आपको एकदम ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला डेरिवेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कोनिकल पेंडुलम के लिए, ठीक है। तो आपने कभी भी दो पेंडुलम सुना होगा, सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, सिंपल और कोनिकल पेंडुलम। अब यहाँ ध्यान देना, आपने आइसक्रीम वाली कोन देखी होगी, ठीक है, ऐसा कोन देखा होगा। तो अगर समझ लो आपने एक स्ट्रिंग ली, रस्सी ली, और रस्सी में आपने किसी बॉब को या फिर कोई भी एक चीज को, छोटी सी पत्थर को आपने बांधा और आपने घुमाना स्टार्ट किया, ठीक है। अगर आपने घुमाना स्टार्ट किया, समझ लो यहाँ से आपने पकड़ा, ये आपकी रस्सी, यहाँ से घुमाना स्टार्ट किया आपने, अगर और यहाँ पे बांध के रखा है, ठीक है। आपने घुमाया और ये घुमाते घुमाते देखो ये पूरा ऐसा एकदम समझ लो चक्र जैसा ऐसा ऐसा घूमने लग गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉर्मल सा
कैसा अपना सिंपल पेंडुलम होगा। फिर समझ गया कि नहीं, वो क्या होगा, सिंपल पेंडुलम, मतलब अगर चक्र जैसा घूमने लगे सिंपल पेंडुलम है। बट अगर आप हल्के से घुमा रहे हो, जस्ट एक पेंडुलम जैसा ऐसे यहाँ पे बांधा हुआ है रस्सी, ठीक है, और आप इस चीज को हल्के से घुमा रहे हो, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा पेंडुलम के शेप में नीचे की डायरेक्ट करके ऐसा पेंडुलम यानी कोनिकल के शेप में अगर आप घुमा रहे हो तो वो कोनिकल पेंडुलम कहलाएगा। और अगर आप सीधे पूरा घुमा दिया और ये ऊपर तक चला गया, मतलब आप एक ऐसा चक्र जैसे एक डिस्क जैसा आपने घुमा के फास्ट करके घुमा के और ऐसा कर दिया, तो आपका कैसा होएगा, उसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। और ये क्या होता है, कोनिकल, जो कोन के शेप में जब आप घुमाओगे तो कोनिकल पेंडुलम। यहाँ पे अभी हमको कोनिकल पेंडुलम की बात करनी है, ठीक है। तो नाउ बी क्या है, एक जस्ट बॉब है जो कि पॉइंटलेस मास है, उसको कोई मास है नहीं, वजन उसका कुछ भी नहीं है। ऐसा आप वजन तो ऐसा नहीं कि भाई किसी चीज का नहीं होगा, एटम का भी वजन होता है, बट आपको कंसिडर करना है कि वजन नहीं है। और जिस भी स्ट्रिंग से इसको बांधा है वो एक्सटेंसिबल भी नहीं है, ठीक है, मतलब वो फैलती नहीं है, इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, यानी कि वो स्ट्रिंग फैलती नहीं है, जितनी उतनी रहेगी, आपको ऐसा मानना है। बट दुनिया में ऐसी स्ट्रिंग नहीं है जो फैलेगी नहीं, साइंटिफिक तरीके से कोई भी स्ट्रिंग ऐसी नहीं जो फैलती नहीं है। आपको ये एक्सेप्शन मतलब मानना नहीं है, कंसिडर ही नहीं करना है। ऐसा जैसे वहां पे हम लोग ने फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर नहीं किया था, एलिमिनेट भी नहीं किया था, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। सो ना फोर्स कौन सा, तो अब यहाँ पे एक बार देख लो डायग्राम, ये एक पट्टी है, यहाँ पे आपने बांधा है, ये अपनी रस्सी है, घुमाना स्टार्ट किया, देखो ऐसा यहाँ पे घुमाना स्टार्ट किया तो एक जस्ट सर्कल क्रिएट हुआ कोन के शेप में, और बी अपना बॉब है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो जो रस्सी ये घुमा रही है इस बॉब को, तो रस्सी मतलब क्या है बॉब में, यानी कि ये जो यहाँ पे पॉइंटलेस जो भी ऑब्जेक्ट है बॉब, हम उसको बार बार बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है तो ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। फोर्स कौन सा, टेंशन फोर्स। टेंशन मतलब क्या, टेंशन वो वाला टेंशन नहीं, नॉर्मल वाला नहीं, कौन सा टेंशन, यहाँ पे एक ऐसा जिसकी वजह से ये बॉब फंसा रहे, उस स्ट्रिंग से बंधा रहे और वो घूम सके, यानी कि वो स्ट्रिंग इसको कंट्रोल कर सके, वो वाले बॉब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझा होगा, ठीक है। तो ना यहाँ पे क्या है, फोर्स कौन सा एक्ट होगा, तो वेट mg विच इज डायरेक्टेड वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक है, तो बॉब का वेट mg रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टी नॉट यानी टेंशन डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग, ये टेंशन है टी, जिसकी वजह से ये बॉब क्या है, बंधा हुआ है, और रस्सी जो है स्ट्रिंग है ये स्ट्रेच्ड है, ठीक है। मतलब अगर आप एक रस्सी में किसी चीज को बांधो तो वो रस्सी और छोड़ दो नीचे की तरफ, तो वो जो स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, नीचे की तरफ एकदम टाइट हो जाएगी। तो जिस फोर्स की वजह से टाइट हो गई ना, आपने तो कोई फोर्स नहीं लगाया, आपने जस्ट उस रस्सी से बांध के छोड़ दिया, तो जिस फोर्स से ये टाइट होगी उसको टेंशन टी बोलेंगे, और टेंशन एक फोर्स होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, आप इलास्टिसिटी में इसके बारे में पढ़ोगे, इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और थीटा क्या है, ये एंगल है, जो ये रस्सी है उसके घूमने से जो भी उसके सेंटर के बीच में से जो एंगल आ रहा है, यानी कि एंगल मेड बाय स्ट्रिंग, ठीक है, ये एंगल है, ये बात आपको समझना है। सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, तो टी कॉस थीटा, यानी कि अब हम यहाँ पे टेंशन फोर्स को, ये टेंशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इसको, ये टेंशन ऐसा है, इसको हम अभी रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो कभी भी याद रखना, क्या बोला था, राइट साइड में टी कॉस थीटा और लेफ्ट साइड में इसके क्या रहेगा, टी साइन थीटा, तो रिजॉल्व हो गया। और नीचे mg, यानी कि mg को कौन बैलेंस कर रहा है, ये देखो यहाँ पे टी कॉस थीटा, और टी साइन थीटा को ये अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो चलो वही था, टी कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट जो कि बैलेंस करता है वेट को, टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को। समझ गया कि नहीं, तो ये बात बार बार आपको एकदम याद कर लेनी है, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए, ठीक है। चलो आगे अभी बढ़ते हैं यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे समझेंगे, जो अब डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, तो जो यहाँ पे टी नॉट साइन थीटा है इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, दोनों को डिवाइड कर दिया, टी नॉट कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ पे बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी, एम कैंसल यहाँ से आर ओमेगा, और ये कॉस थीटा को यहाँ पे हमने इस साइड ले लिया। इस बार टेन थीटा बनाने की गलती मत करना, ठीक है। चलो क्योंकि इसका प्रूफ ही वैसा कुछ है, अलग ही टाइप का प्रूफ है, अपने को ये प्रूफ करना है इसके लिए, ठीक है। चलो तो अभी क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे जी साइन थीटा, देखो ये जो जी वैल्यू है इसको साइन थीटा के पास दे दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और कॉस थीटा को आर ओमेगा स्क्वायर के पास दे दिया, तो आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा और जी साइन थीटा, फिर यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया, तो बाकी सारी वैल्यू कहाँ जाएंगी, आर कॉस थीटा, इसके जी साइन थीटा के नीचे जाएंगी, तो जी साइन थीटा के नीचे आ गई और ओमेगा स्क्वायर बच गया, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं कि जो भाई आर है, रेडियस है, ये अपना रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है इसका क्या, तो इस रेडियस का लेंथ कितना होगा, तो कंसिडर कर लो कि जो कंसिडर आपके मतलब यहाँ पे आपको मान लेना है कि जो रेडियस है इसका रेडियस ये एल कॉस थीटा है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। कभी भी कोनिकल पेंडुलम में एंगल दे देता है और डायरेक्टली बोलता है रेडियस बताओ, तो आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एल कॉस थीटा, ये बात एकदम दिमाग में बिठा लो, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको ये 11th में भी सीखने मिला होगा, ठीक है। अब मैं ये सारे डेरिवेशन तो बार बार बता नहीं सकता हूँ 11th में, क्योंकि इसका खुद का एक डेरिवेशन है, ठीक है। तो आर इक्वल टू एल कॉस थीटा,
r इजिकल टू एल कॉस थीटा आपको याद रखना है, और हम इसी r इजिकल टू एल कॉस थीटा को यहाँ पुट करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, रेडियस की जगह में। तो अब क्या होगा, जैसे ही पुट करेंगे तो अपने को ओमेगा स्क्वायर क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मिलेगा g साइन थीटा अपॉन में, जैसे यहाँ पुट करूंगा तो l साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसल इज इक्वल टू जी एल कॉस थीटा, मिल गया ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। अब ध्यान देना अच्छे से। नाउ अब दूसरा फॉर्मूला हमने पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ा है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है भाई, ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू चाहिए, बट यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे जी पूरा रूट में आ जाएगा और यहाँ से स्क्वायर गायब हो जाएगा, ठीक है ना। अब ओमेगा की जगह में देखो, आप यहाँ से सीधे यहाँ आ जाओ, ठीक है, तो अब वहां से क्या कर देंगे, मैंने यहाँ पे पुट करके आपको दिखाया है, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 2π/t डायरेक्टली, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, यहाँ दिया था ओमेगा स्क्वायर तो स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर कैंसल, रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इक्वेट हो गया। नाउ अब मैंने ये जो होल रूट है इसको रूट जी रूट एल कॉस थीटा को दे दिया अलग अलग, फिर टी, इस टी को इधर भगाया तो रूट जी नीचे आएगा और रूट एल कॉस थीटा ऊपर जाएगा, 2π बगल में रहेगा। ये आपको समझ गया होगा यहाँ से ये कैसे आया, ये t इधर जाएगा, रूट जी नीचे आएगा, ये इधर जाएगा और ये इसके पास आएगा, ये ऊपर जाएगा, समझ गया कि नहीं। और 2π वैसे ही रहेगा, तो 2π अपने जगह में, रूट एल कॉस थीटा ऊपर, रूट जी नीचे और t यहाँ पे बगल में साइड में आ गया, इस साइड LHS साइड, ठीक है। तो t इक्वल टू 2π और फिर से मैं रूट को होल में ले सकता हूँ, तो 2π रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। तो इस चीज को याद रखना। तो टेंशन यानी t, यानी जो अब यहाँ पे t टेंशन नहीं है, अब ये है टाइम पीरियड, अब t यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो जो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2π अपॉन टी, यानी कितने के टाइम पीरियड से ये घूम रहा है, कोनिकल पेंडुलम कितने की स्पीड से, कितने के एंगुलर वेलोसिटी के साथ कितने टाइम पे ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रिवॉल्यूशन हो रहा है, वो हमने ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t पुट करके फाइंड किया है, जहां पे 2π जस्ट एक 360 एंगल है और t क्या है, अपना टाइम पीरियड है, ओमेगा है अपना एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। मैंने पहले ही पार्ट में ये सब अच्छे से समझाया है आप लोग को, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जैसे ही आप इसमें पुट करोगे t टाइम पीरियड मिल जाएगा, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ एल कॉस थीटा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एल कॉस थीटा अपॉन जी, ये फटाक से आपको सॉल्व करना है। एल कॉस थीटा क्या है, आर की वैल्यू है, ठीक है, यानी कि अपना जो मतलब नॉर्मल है, ठीक है। तो एल साइन थीटा, अगर किसी ने पूछा तो एल साइन थीटा यहाँ पे आपको बताना है, एल साइन थीटा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे एल साइन थीटा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, आपको मिल जाएगा रेडियस का वैल्यू, ठीक है। चलो अब आएंगे हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ठीक है। चलो तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, अब उससे पहले आप एक चीज समझ लो। समझ लो आपने एक रस्सी ले ली, ठीक है, पहले आपको समझना केस 1, ठीक है, आपने एक रस्सी ली यानी कि मास टाइड टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये आपको समझना है। तो मास टाइड टू स्ट्रिंग में क्या समझना है, ध्यान देना अच्छे से। आपने समझ लो एक रस्सी ली, स्ट्रिंग ली, और स्ट्रिंग में आपने एक चीज बांधी, ठीक है, मतलब आपने एक ऐसा बांध दिया कोई भी चीज, पत्थर वगैरह, ठीक है। अब आपने उसको घुमाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप एक ही बार फट 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 घुमा दोगे तो ये पूरा राउंड राउंड ऐसा घूम जाएगा, ठीक है, ऐसा घूम जाएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको आप धीरे धीरे घुमाओ, ठीक है, पहले हल्का सा टिच की जैसे हल्का सा फोर्स लगाओ, हल्का सा फोर्स लगाओ, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा हल्का हल्का फोर्स लगाते हैं ना, फिर धीरे धीरे आप मशीन जैसा उसको घुमाना स्टार्ट करो। तो पहले हल्का सा लगाओगे तो ये आधा जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ये हल्का सा लगाओ तो ये इसके हाफ तक आएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऐसा आप इमेजिन करो, ऐसा आप घुमा रहे हो, फिर ये इसके ऊपर तक ऐसा घुमाओ कि यहाँ तक जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे फोर्स इसकी 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ से कंडीशन बनती है कि ये पत्थर या तो इस साइड गिरेगा, फिर या तो इस साइड गिरेगा घुमा के, मतलब स्ट्रिंग के साथ या तो इस साइड जाएगा या तो इस साइड जाएगा। लेकिन अगर आपका फोर्स हल्का भी ज्यादा है तो ये इस साइड आ जाएगा, नहीं तो फिर से इस साइड आ जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे कंडीशन बैलेंस हो जाती है ऊपर, यानी कि जो पॉइंट वाला ऊपर है यहाँ पे कंडीशन बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो जब आपने यहाँ से बी से स्टार्ट किया तो हल्का सा ऐसा घूमेगा, फिर नीचे आएगा, जब ऊपर जाएगा तो भी हल्का फिर से नीचे आ सकता है, फिर आपने हल्का सा और फोर्स लगाया तो ये ऊपर तक गया यहाँ तक, तो यहाँ पे कंडीशन है कि अब इस साइड जाएगा कि इस साइड जाएगा, ठीक है। तो वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसा फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है।
तो ये याद रखना। चलो अब अगर आपको ये चीज इमेजिन हो चुकी है कि भाई ऊपर बैलेंस रहेगा, फिर जब ये यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो इसका फोर्स बहुत ज्यादा मैक्सिमम रहेगा, जब ऊपर जाएगा तो हम फोर्स खुद से लगा रहे हैं, जब नीचे आते तो ऊपर से अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, यानी कि जब इधर से ऐसे जाएंगे तो नो ग्रेविटेशनल फोर्स, जब इस साइड से आएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जब ऊपर के एकदम पॉइंट ऊपर रहेगा अपर पोजीशन पे तो वहां पे बैलेंस कंडीशन रहेगी, और नीचे से जीरो कंडीशन, क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने समझ चुकी है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन यानी कि आपने एक रस्सी पकड़ी और आप ऐसा सीधे घुमा रहे हो बस। ठीक है, मतलब पकड़ के आप सीधा घुमा रहे हो। अब वो कैसे घूमेगा वो आपके ऊपर डिपेंड है, मतलब आप कितना तेज से घुमाओगे धीरे घुमाओगे वो उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो नाउ पहला केस क्या आता है कि अपर मोस्ट पोजीशन पे क्या हालत होगी उस पत्थर की। ठीक है, चलो तो नाउ कुछ नहीं, बोथ वेट जो होगा यानी घूमा यहाँ से, यहाँ पत्थर है तो जो वेट रहेगा तो mg रहेगा, और टेंशन ये सेंटर था, यहाँ से आप पकड़ के घुमा रहे हो। ठीक है, तो जो सेंटर था उसमें जो टेंशन रहेगा, स्ट्रिंग के साथ टेंशन भी क्रिएट होगा ना, तो वो टेंशन टी है तो वो भी डाउनवर्ड में ही रहेगा, क्योंकि सेंटर के टुवर्ड्स ही टेंशन लगेगा। ठीक है, क्योंकि जहां से स्ट्रिंग अटैच है उसके तरफ ही टेंशन लगेगा ना। अभी भी आपने यहाँ पे देखा है ना, देखो यहाँ पे जिस तरफ ये स्ट्रिंग अटैच है उसी तरफ देखो टेंशन का फोर्स अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी टेंशन किस साइड लगेगा, सेंटर की तरफ ही टेंशन लगेगा, चाहे बॉडी यहाँ रहे तो टेंशन की तरफ, टेंशन सेंटर की तरफ, चाहे बॉडी यहाँ रहे तो टेंशन सेंटर की तरफ, ऐसे ही हर तरफ सेंटर की तरफ ही टेंशन लगेगा, टेंशन फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे क्या है, जो वेट है वो mg है और फोर्स ड्यू टू टेंशन टी है, टीए ने उसके ऊपर फोर्स लगाया है। ठीक है, और जो कि टुवर्ड्स द सेंटर है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जो mg है mg प्लस TA ये इक्वल टू क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि भाई सेंटर के टुवर्ड्स सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो अप्लाई हो रहा है, समझ है कि नहीं, सेंटर के टुवर्ड्स सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो अप्लाई हो रहा है, तभी तो अपना सर्कुलर मोशन अपना सक्सेसफुल हो रहा है। तो अगर सर्कुलर मोशन सक्सेसफुल होना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भाई सेंटर की तरफ होना फिक्स है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन कांट बी एग्जिस्टेड। समझ गया, तो ये बात आपको याद रखना है। तो mg प्लस TA ये दोनों ऐड होके सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r, a इसलिए ले लिया है क्योंकि पॉइंट A पे वेलोसिटी क्या होगी इसके लिए। ठीक है, नाउ बट एट द टॉप होगा क्या, जो टेंशन होगा वो जीरो होगा। आप जब घुमा के देखोगे तो यहाँ से बॉडी जाएगी और ऊपर पे एकदम जो स्ट्रिंग का टेंशन होगा तो स्ट्रिंग एक भी स्ट्रेच रहेगी ही नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग एकदम लूज हो जाएगी। अब उसको पता भी नहीं होगा कि स्ट्रिंग को कि इस साइड जाऊं मैं कि इस साइड जाऊं मैं। ठीक है, अगर इस साइड जाएगी तो ऐसा घूम के आ जाएगा, सर्कल परफॉर्म हो गया, अगर इस साइड वापस आया तो सर्कल अनसक्सेसफुल और वापस से इस साइड स्ट्रिंग आ जाएगी। समझ गया कि नहीं, मतलब इस कंडीशन पे नीचे से जब ऊपर स्ट्रिंग जाएगी ना तो ये एकदम कैसा रहेगा, लूज रहेगी स्ट्रिंग, यानी कि नो टेंशन फोर्स, यानी कि TA जो होगा वो जीरो होगा, तो TA की जगह में जीरो ले लूंगा, mg इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, rg की वैल्यू फटाफट यहाँ से निकाल दूंगा, va इक्वल टू rg। तो एट दी टॉप मोस्ट पोजीशन, कहाँ पे, टॉप मोस्ट पोजीशन में क्या होगा, वेलोसिटी रूट ऑफ rg होती है। तो आपको इक्वेशन कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा कि इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन फाइंड द वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पोजीशन, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे फॉर्मूला क्या रहेगा वेलोसिटी का, रूट ऑफ rg रहेगा। इस चीज को आपको याद रखना है, प्लीज एंड प्लीज, नहीं याद रहेगा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि लोअर मोस्ट पोजीशन नीचे यहाँ क्या रहेगा, यहाँ क्या हालत होगी। तो सिंपल सा है, अब देखो यहाँ पे बी पॉइंट पे जो भी सेंटर मतलब जो अपना फोर्स है टेंशन का वो क्या रहेगा, टीबी रहेगा। ठीक है, यानी कि टीबी ले लिया मैंने, और सेंटर का जो टेंशन फोर्स है वो स्ट्रिंग के अलॉन्ग रहेगा, और स्ट्रिंग सेंटर से अटैच है तो अपना जो टेंशन का फोर्स होगा टीबी वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो टीबी हो गया। फिर mg जो है तो टीबी जा रहा है ऊपर, mg जा रहा है नीचे। ठीक है, तो अब यहाँ मत बोलना कि बैलेंस हो रहा है, तो एग्जैक्टली देखो भाई बैलेंस ही हो रहा है। अगर मैंने ऐसा लिखा कि टीबी टेंशन फोर्स है इक्वल टू mg ऐसा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, अब माइनस mg। ठीक है, तो ये पूरा अपना बैलेंस्ड फोर्स हो गया, बट ये दोनों पूरा फोर्स किसको इक्वल रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किधर अप्लाई हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स अप्लाई हो रहा है, इसके लिए। समझ गया, तो जो टीबी माइनस mg है ये तो बैलेंस है, आप यहां से समझ चुके हो, इक्वल है तभी तो माइनस हो सकता है ना, और जो mvb स्क्वायर अपॉन r ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसको मैंने बी इक्वेशन दे दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ अब यहां से जब गाड़ी अपनी स्टार्ट हुई थी भाई, यानी कि जो अपना पॉइंट वाला स्टार्ट हुआ था स्ट्रिंग से, ये घूम के ऊपर तक गया और घूम के वापस से नीचे आया, मतलब क्या था कि यहाँ से इसका फोर्स ज्यादा था स्ट्रिंग का, तब ना नीचे आया। तो हाँ, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, तो फिर टोटल हाइट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए अपने इस पॉइंट की, पोटेंशियल एनर्जी सपोज मुझे फाइंड करनी है, तो क्या होगा, तो यहां से लेके यहां तक का रेडियस r था,
फिर ये घूम के यहाँ पे आया तो यहाँ से इस साइड का भी रेडियस r, यानी कि टोटल हाइट ऊपर से नीचे आने तक का जो भी डिस्टेंस था इसका, यहाँ से ऐसे ये जो आया है पूरा जो इसका डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, रेडियस 2r, क्योंकि ऊपर जाने का r नीचे का r, तो क्या रहेगा इसका हाइट टोटल 2r रहेगा। समझ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो, क्योंकि इसमें क्या होता है पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल होती है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, h कितना है 2r, ठीक है। तो mg 2r, और जो अपना काइनेटिक एनर्जी होती है ये 1/2 mv² होती है। तो मैं दोनों पॉइंट पे लूंगा ना, ये b पॉइंट है ये a पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, वो अपनी मेन एनर्जी होगी। तो मैं माइनस कर दूंगा b वाली, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से घूम के चीज आएगी तो बहुत फास्ट आएगी ना, और हमको लेके जाना है तो हम अपने हिसाब से लेके जाएंगे। तो जो फोर्स रहेगा तो यहाँ पे अपनी काइनेटिक एनर्जी ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन में बहुत कम रहेगी, फिर यहाँ पे जब ये घूम के आएगा तो बहुत फास्ट घूम के आएगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी b पे ज्यादा रहेगी। इसीलिए b वाला काइनेटिक एनर्जी माइनस a वाला काइनेटिक एनर्जी किया है। फिर 1/2 m मास सेम होता है तो कॉमन ले लिया, vb माइनस va का स्क्वायर हो जाएगा, mm यहाँ से कैंसल, 2 इसके पास जाएगा तो ये 4 और gr बन जाएगा, ठीक है। फिर vb² माइनस va² बन गया। ये आपको इक्वेशन पकड़ में आ गया है ये कैसे आया है, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्व किया है जस्ट, ठीक है। तो ये इक्वेशन मिल गया है और अपने को वहां पे va भी मिल गया था, ठीक है। va इक्वल टू रूट ऑफ rg था, ठीक है। अब अपने को चाहिए vb, ठीक है। तो चलो vb निकाल लेते हैं फटाक से। तो vb² माइनस va के जगह में पुट कर दूंगा rg इक्वल टू 4rg, यहाँ पे आ गया रूट ऑफ rg का स्क्वायर किया तो रूट गायब, rg बच गया। फिर rg इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व किया तो vb भी क्या मिल गया अपने को, यानी कि वेलोसिटी एट पॉइंट b क्या मिला अपने को 5rg मिल गया। समझ है कि नहीं। तो ये बात आपको समझ के रखनी है, बहुत ही अच्छा सा और इम्पोर्टेंट सा कंसेप्ट था ये, ठीक है। चलो अब आगे ध्यान देना यहाँ पे। तो vb मिल गया, यानी कि पॉइंट b पे वेलोसिटी मिल गई, पॉइंट a पे भी, यानी टॉप मोस्ट पे कितनी रहेगी रूट ऑफ rg, लोअर मोस्ट पे कितनी रहेगी रूट ऑफ 5rg। समझ गया। ये बात आप याद कर लो सारे फॉर्मूले, रूट ऑफ rg टॉप मोस्ट पे, रूट ऑफ लोअर मोस्ट पे कितनी रहेगी रूट ऑफ 5rg, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो नाउ और दूसरी बात, जो हाइट रहेगी टोटल कितनी रहेगी, तो 2r रहेगी ऊपर से लेके नीचे तक की, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन a एंड इक्वेशन b, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन a इधर है mg प्लस ta माइनस mva² अपॉन r, और इक्वेशन b इधर है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो TB यानी कि ध्यान देना अच्छे से, A से B को माइनस करना है, तो TA क्या है TB माइनस MG है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, यानी सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन A फ्रॉम B, B में से A को माइनस करना है, B में से A को माइनस करना है, ठीक है। तो TB माइनस MG माइनस साइन देखो यहाँ पे अप्लाई किया है, TA प्लस MG इक्वल टू वही सेम उसका सेंट्रीपिटल फोर्स भी, तो VB माइनस VA, ठीक है। फिर देखो क्या होगा यहाँ पे, माइनस साइन अंदर जाएगा, देखो यहाँ पे मैं इसको मिटा के अच्छे से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे, तो ये माइनस साइन ये TA के पास जाएगा और ये प्लस माइनस 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 mg हो जाएगा। तो यहाँ पे TB माइनस यहाँ पे देखो एक mg, फिर ये माइनस TA यहाँ पे देखो आ गया, फिर उसके बाद ये माइनस और ये mg, यानी 2 mg बचेंगे। एग्जैक्टली ये कटा नहीं है फिलहाल, ये इक्वेशन कुछ ऐसा है, TB माइनस mg माइनस TA, ठीक है, फिर माइनस mg, ठीक है। तो ये माइनस mg माइनस 2 mg हो जाएगा और ये हो जाएगा TB माइनस TA, ठीक है। तो ये याद रखना अच्छे से। तो TB माइनस TA माइनस 2 mg इक्वल टू यहाँ पे m अपॉन r कॉमन, VB² माइनस VA² ये साइड में, तो m अपॉन r साइड में और VB माइनस VA², बट VB भी पता है VA भी पता है, तो यहाँ पे पुट करेंगे जब हम फटाफट सारी वैल्यूज को, तो क्या मिलेगा अपने को, VB माइनस VA यहाँ पे देखो पता है 4GR, VB माइनस VA कितना पता है स्क्वायर में 4GR, पुट कर दिया 4GR की वैल्यू, R से R यहाँ पे कैंसल, MRG यानी 4mg मिल गया TB माइनस TA, ठीक है। अभी मिला है 4mg माइनस 2mg भी यहाँ पे बैठा है, तो माइनस 2mg क्या होगा, इस साइड भगाऊंगा दोनों ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा 6mg, यानी कि टेंशन बिटवीन B पॉइंट एंड A पॉइंट, यानी कि TB माइनस TA क्या है TB माइनस TA,
टीए पे टेंशन बहुत कम रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग बहुत लूज हो जाएगी, और बी पे टेंशन बहुत हाई रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग बहुत स्ट्रेच रहेगी। ठीक है, तो टीबी में ज्यादा टेंशन रहेगा, टीए में ज्यादा, यानी कि लोअर मोस्ट पोजीशन में टेंशन ज्यादा रहेगा और अपर मोस्ट पोजीशन में टेंशन बहुत कम रहेगा। तो टीबी माइनस टीए क्या हो जाएगा, 6 mg होगा। कितना वेट होगा उसका, 6 mg। समझ गया, ये आपको याद रखना है। नाउ अब थोड़ा सा और यहाँ पे फटाफट समझ लो ये सारी चीजें। पोजीशन व्हेन स्ट्रिंग इज एट हॉरिजॉन्टल, यानी कि अब यहाँ पे जब रहेगा तो क्या होगा, ऊपर पे फाइंड कर लिया, नीचे पे फाइंड कर लिया। नीचे पे यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी रूट ऑफ 4rg 5 इंटू में, और ऊपर क्या था यहाँ पे रूट ऑफ rg। ठीक है, दोनों के बीच का टेंशन टीबी माइनस टीए कितना आ गया आपको, तो आपको आ गया 6 mg। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ अब इस पोजीशन पे क्या होगा, तो दोनों में टेंशन सेम होगा, चाहे वो यहाँ रहे चाहे वो यहाँ रहे। सेंटर के टुवर्ड जो स्ट्रिंग का टेंशन है वो टेंशन तो एकदम सेम रहने वाला है, एग्जैक्टली सिमिलर टेंशन परफॉर्म होगा, यानी कि पॉइंट सी पे और पॉइंट डी पे जो टेंशन होगा वो एकदम इक्वल रहेगा। ठीक है यार, ये तो आपको समझ ही गया है। ठीक है, सुनना यहाँ पे क्या सीखने मिला अपने को, डायरेक्टली आप ऐसा यहाँ पे कंसिडर कर लो, आपके टेक्स्ट बुक में भी कोई प्रूफ नहीं देके रखा है। ठीक है, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लर्न कर लो कि जो भी टीसी यहाँ पे देके रखा है, यानी कि सबसे मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट सी और मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट डी रूट ऑफ 3rg आपको है यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, बाकी और आपको कोई भी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो कभी भी याद रखना कि पॉइंट सी पे या फिर पॉइंट डी पे, पॉइंट सी पे या फिर पॉइंट डी पे किसी ने पूछा वेलोसिटी कितनी है, आपको बोलना है रूट ऑफ 3rg। ठीक है, किसी ने बोला पॉइंट बी पे कितनी है, तो रूट ऑफ 5rg। ठीक है, तो लाइन से पढ़ लेना, सबसे ऊपर rg, बीच में कितना 3rg, सबसे नीचे कितना 5rg। तो ये लाइन से आप इस चीज को याद कर लो बस। ठीक है, तो वेलोसिटी सबसे ऊपर rg, सबसे बीच में कितनी 3rg, सबसे नीचे 5rg। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रहेगा, न्यूमेरिकल सारे कर पाओगे, इसमें कुछ भी पढ़ने जैसा नहीं था, ना ही आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आपकी टेक्स्ट बुक में दिया होता मैं जरूर कराता, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नाउ ये तो था भाई स्ट्रिंग में हमने मास को बांध लिया। ठीक है, स्ट्रिंग में हमने क्या किया था, एक स्ट्रिंग लिया था, मास बांधा, घुमाया वर्टिकली। लेकिन अब क्या, जब हम एक रॉड में रॉड लूंगा और उस रॉड में बांधूंगा किसी भी पत्थर को और फिर घुमाऊंगा, तो इस बार तो अपना फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये रॉड है ना, इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए जो स्पीड होगी हो सकता है कि 0 भी हो जाए, पॉसिबल है ऐसा अपर मोस्ट टॉप में। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मतलब अगर रॉड ऊपर गया और ऊपर ऐसा खड़ा हो गया, ठीक है, तो फिर टेंशन हो जाएगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी, ना इस साइड आएगा ना इस साइड आएगा, रॉड है ना, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रॉड एंड द स्ट्रिंग इज दैट स्ट्रिंग नीड्स सम टेंशन। स्ट्रिंग में आप टेंशन अप्लाई कर सकते हो, बट एट ऑल द पॉइंट, और सारे पॉइंट्स पे आप ऐसा टेंशन अप्लाई कर सकते हो, इंक्लूडिंग द अपर मोस्ट पॉइंट। ऊपर की इस टॉप पॉइंट पे भी आप हल्का सा 0 मतलब लिटिल बिट टेंशन तो अप्लाई हो सकता है। समझ गया, ये आपको समझा होगा। बट रॉड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये भाई रॉड हर जगह सेम रहेगा, आप चाहे उसको इस साइड लेके जाओ, चाहे इस हॉरिजॉन्टल में, चाहे अपर मोस्ट या लोअर मोस्ट, कहीं भी लेके जाओ आपका टेंशन सेम रहेगा, क्योंकि वो रॉड है ना कि रस्सी। ठीक है, ये बात आपको समझना है। ठीक है, तो जो लोअर मोस्ट पे क्या रहेगा आपका, जो भी मतलब फॉर्मूला आएगा, तो 4√rg। कभी रॉड के लिए याद रखना, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, फटाफट आप लिख लीजिए। स्ट्रिंग के लिए सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे v टॉप पे कितना रहेगा, √rg रहेगा। ठीक है, फिर v एकदम मिडल पे कितना रहेगा, तो रूट ऑफ 3rg, चाहे वो किसी भी साइड के मिडल में रहे। फिर रूट ऑफ एकदम लोअर मोस्ट पे कितना रहेगा, लोअर मोस्ट पे 5rg रहेगा। ठीक है, नाउ अभी रॉड के लिए, तो रॉड के लिए क्या होगा, यहाँ पे इसका कोई प्रूफ नहीं दिया आपके टेक्स्ट बुक में, बस आप फटाक से देख लो यहाँ पे। तो v लोअर मोस्ट पोजीशन पे कितना रहेगा, रूट ऑफ 4rg, फिर 4 का स्क्वायर रूट ले लो, 2 बन जाएगा, वो आपके ऊपर है। ठीक है, दूसरी बात, जो v एकदम मिनिमम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जैसे यहाँ पे मिडल पे था, साइड में समझ लो ये, तो यहाँ पे इसको मिडल पोजीशन, ये टॉप मोस्ट पोजीशन, ये यहाँ पे लोअर मोस्ट, तो यहाँ पे भी मिडल पोजीशन पे कितना रहेगा, रूट ऑफ 2rg। समझ गया, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज समझ लो, रॉड के लिए ये दो और ये स्ट्रिंग के लिए दो। और हो कौन सा मोशन रहा है, वर्टिकल सर्कुलर, यानी कि ऊपर सीधा खड़ा हुआ ऐसा मोशन। ठीक है, आप पकड़ लो हाथ में अपने सीधा और घुमाना स्टार्ट कर दो, ऐसा सीधा घुमाना स्टार्ट कर दो रस्सी को, बस ऊपर नहीं घुमाना, अपने हेड के ऊपर, अपने चेस्ट के सामने घुमाना है। ठीक है, अब आप समझ सकते हो, जैसे हम लोग दिवाली में सुरसुरी को घुमाते हैं, वैसे ही सेम घुमाना है और आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना। अभी स्फीयर ऑफ डेथ, अभी पड़ा मौत का कुआं, वॉल ऑफ डेथ, वही सेम है स्फीयर ऑफ डेथ। आपने
सर्कस में गए हो, वहां पे 2 व्हीलर राइडर्स होते हैं, वो एकदम राउंड राउंड ऐसा हॉलो स्फीयर में घूमते हैं। आपने होगा ऐसा हॉलो स्फीयर होता है, तो यहाँ से ऐसा 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 घूमते रहते हैं, ठीक है, इस हॉलो स्फीयर में, ठीक है। ये आपको पता ही है, वर्टिकल सर्कल्स होते हैं, ऐसे उसमें घूमते रहते हो, ठीक है। तो ये जो इनकी एंगुलर स्पीड होती है या फिर लीनियर स्पीड होती है, ये ज्यादा होती है लार्ज सर्कल में, ठीक है। अगर समझ लो छोटा सर्कल है, तो इसमें स्पीड बहुत ज्यादा होगी यार, ऐसे थ्रो के बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर सर्कल बहुत बड़ा है तो यहाँ से आराम से आएगा और आराम से यहाँ से आराम से ट्रेवल करेगा, नीचे भी आ सकता है, ऐसे बार बार पेंडुलम टाइप से घूम सकता है। यानी कि लार्ज एरिया तो लेस स्पीड, कम एरिया तो ज्यादा स्पीड। समझ गया कि नहीं? तो ये आपको एग्जैक्टली समझा होगा, ठीक है। यही आपको सीखना था स्फीयर ऑफ डेथ में। दूसरी कंडीशन क्या है? व्हीकल सेट टॉप कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। अब ये भी आपने सीखा होगा। समझ लो आपके पास एक बॉल है, एग्जैक्टली समझ लो, बहुत बड़ा 10,000 किलोमीटर रेडियस वाला समझ लो बॉल है, या फिर 10,000 किलो रेडियस वाला नहीं, या तो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सा, मतलब सर्कस में आपने समझ लो देख रहे हो, सर्कस में देख रहे हो, तो नॉर्मल आपके सामने एक वॉल है, जस्ट 100 मीटर भी नहीं बोल सकते हम लोग, समझ लो 10 मीटर वाली, 10-20 मीटर की एक वॉल है, और उसके ऊपर एक इंसान कार चला रहा है। समझ रहा है कि नहीं? आपके सामने ऐसे एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर कार चला रहा है, जैसे कि आपने सर्कस में देखा होगा एलिफेंट बॉल के ऊपर चलता है, फुटबॉल के ऊपर चलता है, कुछ वैसे ही कार चल रही है बड़े से एक सर्कुलर जगह के ऊपर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है। तो अब सिंपल सा भाई, ये तो बच्चा भी बताएगा, अब आपको फटाफट रिजोल्यूशन कैसे करना होगा फोर्सेस का। तो यहाँ पे कार, ये आपकी एक बस अच्छी सी बाइक है, उसके ऊपर क्या होगा, अपना जो अपना फोर्स है, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है, बार बार मैं एन को देखता हूँ तो नेचुरल बोल देता हूँ, इसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि एन बार बार मुझे नेचर से अच्छा थोड़ा सा ऐसा फील होता है, इसके लिए एन से नेचर निकलता है, ठीक है। तो एन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। फिर डाउनवर्ड में यहाँ पे mg हो जाएगा, और जो भी सेंटर होगा उस बॉल का, वहां से लेके उस जहां पे व्हीकल होगा वहां तक के लिए क्या रहेगा, रेडियस आर रहेगा, और इसको हम कॉन्वेक्स ब्रिज बोलेंगे। कॉन्वेक्स क्यों? क्योंकि इसके ऊपर की तरफ घूम रहा है कोई भी चीज, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं क्या बोलूंगा कि जो n इक्वल टू है वो mg के इक्वल रहेगा। समझ गया कि नहीं? बट ये सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, तो क्या रहेगा, ये n इक्वल टू mg को मैं n माइनस mg एक ले सकता हूँ, ये एक अपना मेन वाला फोर्स, और ये जो दोनों फोर्स होंगे, ये दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे mv स्क्वायर के। अभी भी हमने इसके पहले सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखा था, ठीक है, दोनों इक्वल करके। और सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो सेंटर की तरफ अप्लाई हो रहा है, और ये mg और ये n भी सेंटर की तरफ ही अप्लाई हो रहा है, तो फिर दोनों को हम क्या करेंगे, n माइनस mg, यानी कि n इक्वल टू mg, ठीक है, ये एक ही बात है। तो ये दोनों, ये पूरा इक्वल रहता है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स की, क्योंकि ये सेंटर के टुवर्ड्स अप्लाई होता है। समझ गया? तो इसलिए यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, mg माइनस n mv स्क्वायर। और बाकी मैंने बता दिया, n यानी कि जो अपना नॉर्मल रिएक्शन है फोर्सेस, तो वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन n है जो कि अलोंग बोथ वर्टिकल लाइन टॉप मोस्ट पोजिशन पे रहेंगे। रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो अपना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यानी कि जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि व्हीकल्स के अपर मोस्ट पोजीशन से सेंटर के टुवर्ड्स अपना जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो अप्लाई होगा सेंटर के टुवर्ड्स। तो ये जो मैं वर्ड्स हम लोग समझते हैं ना कंसेप्ट को, इसी चीज को हमको डेरिवेशन में लिखना होता है। समझ गया? तो ये जो चीजें लिखी होती है ना, ये जो हम समझे ना अभी, कि जैसे कि अगर समझ लो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा यहाँ से सेंटर के टुवर्ड्स है, रेडियस r गिवन है बिटवीन द बॉडी एंड द सेंटर, mg विल एक्ट्स टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है एक्ट्स अपवर्ड टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो आपको ये सारी चीजें बतानी होती है, जो सिंपल सा आप देख सकते हो, ठीक है, यही चीज बतानी होती है। और ये जो फोर्स है अपना, ठीक है, फिर आगे क्या होगा, जो ये नॉर्मल रिएक्शन है जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसमें नॉर्मल सा जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन कम लगेगा, क्योंकि भाई नीचे की तरफ जा रहा है ना और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे वेट इसका एकदम 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इसका जो वेट है 0 कैसे फील होगा, क्योंकि वेट 0 जो mg है वो 0 नहीं होगा, बट नॉर्मल रिएक्शन जो बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, बैलेंसिंग फोर्स 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर भाई बैलेंस हो जाता तो ये बॉडी इस फुटबॉल के नीचे भी घूम पाएगी ना, बट ये जब फुटबॉल है तो इसके नीचे कैसे बॉल चलेगी, कैसे अपनी व्हीकल चल सकती है, यहाँ पे चलने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, mg अप्लाई हो जाएगा और n बैलेंस नहीं हो पाएगा। समझ जाए कि नहीं अच्छे से, इसके लिए व्हीकल नीचे गिर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, n 0 हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे n 0 तो ये क्या होगा, mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, mm कैंसल, g इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg, और स्क्वायर रूट ले लो तो मिल जाएगा v मैक्सिमम रूट rg।
समझ गया कि नहीं। तो ये यहाँ से आपको ऐसे मिल गया, ठीक है। तो ऐसे पूरा सॉल्यूशन होता है। ये था व्हीकल एट टॉप कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, फॉर्मूला याद रखना है आपको, न्यूमेरिकल में काम आएगा। सो ये था अपना सर्कुलर मोशन का, कौन सा, सर्कुलर मोशन का पूरा जितना भी पूरा का पूरा आपने अभी तक डेरिवेशन देखा। हमने हॉरिजॉन्टल व्हीकल रोड देखा, हमने अभी देखा था जो अपना कोनिकल पेंडुलम का, हमने और भी बहुत सारी लोअर और हाईएस्ट अपर लिमिट सारी देखी। हमने बहुत सारे अच्छे खासे अपर लिमिट पे जो भी फॉर्मूला होगा वो सारी चीजों का हमने डेफिनेशन अच्छे से देख लिया सारा का सारा, ठीक है। पूरा डेरिवेशन समझा। एक दो बार वीडियो को अच्छे से और टेक्स्ट बुक को जो पीडीएफ है आपके सामने या फिर जो टेक्स्ट बुक है मटेरियल है उसको सामने लेके अच्छे से देखोगे ना, आपको लाइन टू लाइन अच्छे से वीडियो नहीं समझेगा ना तो गारंटेड मैं बोलता हूँ 100% आपको समझेगा, ठीक है। तो ये अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ये अपना सर्कुलर मोशन, किसका, सर्कुलर मोशन का सारा का सारा डेरिवेशन था, ठीक है। सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन था, ठीक है। तो यहां से आपको मैं बता दूं कि जो 12th का पुराना सिलेबस था, 12th के पुराने सिलेबस में सर्कुलर मोशन अलग चैप्टर थे और रोटेशनल मोशन अलग चैप्टर थे। 3rd चैप्टर रोटेशनल मोशन था, 1st चैप्टर सर्कुलर मोशन था। इसके बीच में बेचारा मारा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता था 2nd चैप्टर, ठीक है। बट अब ये 1st और 3rd चैप्टर रोटेशनल सर्कुलर आपको मिला के 1st रोटेशनल डायनेमिक्स में दे दिया है, ठीक है। तो इसके लिए सर्कुलर मोशन यहां से हुआ कंप्लीट। कल से मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा उसमें रोटेशनल मोशन आपको मिल जाएगा। तो आप बार बार वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे बेल आइकॉन रहेगी बजा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी नई वीडियो की। नहीं तो बहुत सारा वीडियो अपलोड हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।